हेलो लॉ लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों के लिए छोटा सा एफर्ट्स तैयार किया है कि रेगुलर के हम 5 सेक्शन से 10 सेक्शंस तक यहाँ पर रीड आउट करेंगे। बेरेक्ट पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं। बिगनर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। समटाइम क्या होता है कि हम बेरेक्ट्स नहीं पढ़ पाते या हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बेरेक्ट की जो रिवीजन है एंड टाइम पे वो रह जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा एफर्ट्स हमारी तरफ से आप लोगों के लिए किया जा रहा है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका सेक्शन भाग नियम है 2023, एक्ट नंबर 47 है। एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 47 है। ये कब आया था? ये 2023 में 25 दिसंबर 2023 में इसको रखा गया था। गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल रखा था कि इसको लाया जाएगा। एंड ये एक्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले अगर इसकी प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में क्या होता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ एविडेंस ऑफ फेयर ट्रायल। मतलब ये जो एक्ट है ये क्या करता है? जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल को प्रोवाइड कराता है फॉर फेयर ट्रायल के लिए, ताकि जो भी ट्रायल अगर कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल कब होता है? जब कोई आदमी मान लो कोई ऑफेंस करता है, पुलिस उसको पकड़ती है, उसके नाम पे चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद जब वो कोर्ट के सामने जाता है, जब वो कोर्ट के सामने जाता है तो क्या किया जाता है? उसका ट्रायल होता है। ट्रायल में उस व्यक्ति के लिए कुछ साक्ष्य होते हैं, है ना, कुछ एविडेंस होते हैं जो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उनका सबका ट्रायल सही से हो सके या एविडेंस को प्रूफ किया जा सके, तो उसके लिए फेयर ट्रायल होता है। बी इट अनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इसको बनाया गया था। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी की बात करें तो सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 1 है वो हमसे शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल में हमेशा से याद रखिएगा, शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल का क्या मतलब होता है, इसका भी मैं एक दिन शॉर्ट वीडियो आपको बना के बताऊंगी। यहाँ पर एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इसका नाम है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे काम करेगा। ये चीज तो पता होनी चाहिए ना कि ये काम कैसे करेगा, कहाँ पे करेगा, कैसे इसकी प्रोसीडिंग चलेगी, कौन इसकी प्रोसीडिंग में है, कौन इसकी प्रोसीडिंग में नहीं इंक्लूड। तो सबसे पहले अगर एक एमसीक्यू के पर्पज से बात करें तो इसके अंदर जो आर्बिट्रेटर वाली प्रोसीडिंग होती है वो इंक्लूड नहीं। इट अप्लाई ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है। इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूड कोर्ट मार्शल, बट नॉट टू एफिडेविट्स, मतलब एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता। टू एनी कोर्ट और ऑफिसर्स इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ एफिडेविट, या नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। ये जो एनफोर्समेंट में आया था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा एनफोर्समेंट में आया था। ठीक है। अब देखो सबको ये पता होता है ये कब आया था, ये 23 जुलाई 2024 में आया था, ऐसे करके डेटें सबको याद होती हैं। इतने तो नादान कोई भी नहीं होता जब पढ़ते। इसी तरह से इसका हिंदी ट्रांसलेशन है तो ये साक्ष्य अधिनियम 2023, अधिनियम संख्या 47। ठीक है, 47 है, ये याद रखने वाली होती है। 25 दिसंबर 2023 को इसको एनफोर्समेंट में लाने की बात कही जा रही थी। इसका मतलब ये होता है कि निष्पक्ष विचारण करना। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि फेयर ट्रायल, वैसे इसका मतलब है कि निष्पक्ष विचारण करना, कि जो भी साक्ष्य के साधारण नियम है, सिद्धांत हैं, उन सबको समेकित करना, मतलब कंसोलिडेट करना, उपबंध में लाना और फिर न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करना। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष के संसद में इसको अधिनियमित किया गया। पहला चैप्टर जो है वो आपका अध्याय 1 जो प्रारंभिक की बात करता है, संक्षिप्त नाम होता है लागू होना और प्रारंभ। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी आते हैं, कोर्ट मार्शल न्यायालय भी आते हैं। बस इसके अंदर जो नहीं आते वो क्या नहीं आते? शपथ पत्र को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मान लो आप कहो कि मैंने तो इस व्यक्ति से एफिडेविट लिया था, है ना, ये मैं इसके सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही किसी मध्यस्थ आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग में भी ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये तारीख जो प्रवर्त होगी केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना में इसके द्वारा हमको बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर जो सेक्शन सेकंड है इसका, उसको मैं शॉर्ट्स में क्लियर करूंगी, उसको मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करूंगी। चैप्टर सेकंड जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताता है। देखो टू टाइप ऑफ फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, टू टाइप्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं। एक होता है फैक्ट ऑफ लॉ और एक होता है फैक्ट इन
हमारे पास दो तरह के मतलब फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि फैक्ट्स अगर बात करें, अगर लॉ के कोई फैक्ट्स है तो उस पर हमें कंसिडर करना चाहिए। एक कोई सिचुएशन के ऊपर फैक्ट्स है तो उसके ऊपर भी दोनों तरफ पे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट मतलब, मान लो एक व्यक्ति मार्केट से जा रहा था, ठीक है, एक व्यक्ति मार्केट से जा रहा था। अचानक से क्या हुआ कि वहां पर दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब वहां पर जब वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे उसने देखा, ठीक है, वो देखा। अब वो जो व्यक्ति वहां पर लड़ाई कर रहे थे उसमें से लड़ाई करके एक व्यक्ति, दोनों चले गए, भाग गए। अचानक से पुलिस आती है, वहां पे गश्त करती है, देखती है कि राम है श्याम है, राम का पर्स मिलता है, श्याम का पर्स मिलता है, ठीक है। मोहन का हैंकी मिलता है, श्याम का हैंकी मिलता है। तो वहां पर जो चीजें मिली वो क्या है, वो उस चीज की रेलिवेंसी बताती है कि हाँ, यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो राम और श्याम ही कर रहे थे। यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो कौन कर रहे थे, राम और श्याम ही कर रहे थे। तो ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है, मतलब वो फैक्ट जो वहां पर जो चीजें मिल रही हैं, या आसपास के लोगों ने वहां पर देखा कि राम और श्याम लड़ रहे थे, दोनों को एक बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, हमने देखा। तो वो भी क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आता है। मतलब उस लड़ाई झगड़े से जो लोग बोल रहे हैं वो जुड़ी हुई बात है। वो जो चीजें हैं, जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, वो सारे के सारे कहाँ हैं, वो उस चीज की रेलिवेंसी को बताते हैं। एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू। देखो एविडेंस कब दिया जाता है, सबसे पहली बात ये समझने वाली है, जब कोई चीज इन इशू में आती है। मान लो मेरी लड़ाई हुई, किसी और की लड़ाई हुई, हमने वहीं पे मुद्दा खत्म कर दिया, कोई इशू ही नहीं है, बढ़ेगी नहीं। जिन चीजों पे विवाद होता है, क्या होता है, जिन चीजों पे विवाद होता है उन्हीं चीजों के लिए एविडेंस देना पड़ता है कि भाई विवाद हुआ क्यों, इशू हुआ क्यों, इशू रेजिंग के कारण क्या है, तभी तो एविडेंस दे रहे हैं, है ना। कोई कहता है भाई इसने तो मेरे दोस्त को चाकू मारा, अच्छा मारा, ठीक है, तुम्हारे पास क्या फैक्ट है, तुम कैसे प्रूव करोगे उसको, ये चीज। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। प्रोसीडिंग के अंदर एविडेंस की एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में फैक्ट इन इशू के अंदर ही बताया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि ये चीज रेलिवेंस में आती है या नहीं आती। एक बंदा आया बोल रहा, जी मैं तो पान चबाता हुआ जा रहा था उधर से, मैंने देखा कि ये ना उसको घूंसा मार रहा था, बट मुझे पक्का शक्ल इसकी याद नहीं है। अरे तेरे को शक्ल याद नहीं है तो क्या ये चीज एविडेंस में काउंट होगी, नहीं। वो इंसान शक में है, कंफर्मेशन में नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होती। फैक्ट इन इशू उन्हीं बेस पर होते हैं जिन मुद्दों पे इशू क्रिएट किया जाता है, विवादक तथ्य बोलते हैं इसको हिंदी में। जिन फैक्ट्स पर विवाद है, लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग प्रूफ करने को तैयार है, ठीक है। शेल नॉट बी अनेबल टू, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है देखो पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन शेल नॉट बी अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट which he is not this entitled to prove any provision of law for time being in force relating to civil procedure। क्या, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। दिस सेक्शन शेल नॉट अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस, ये पर्सन, ये जो प्रोविजन है, ये किसी भी पर्सन से आप एविडेंस नहीं ले सकते ऑफ फैक्ट which he is disentitled to prove any provision of the law, जो प्रोविजन ऑफ लॉ को प्रूव ही नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता टाइमिंग इन फोर्स के उस टाइम पे क्या हुआ था। सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड होती है। ये नहीं आप किसी व्यक्ति को आगे डंडा मारो, चल चल एविडेंस दे, क्या नहीं, आप उसको बुलाएंगे, कोर्ट रिक्वेस्ट करेगी, वो बंदा आएगा। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते उसको। ए, अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है, पढ़ लेते हैं। A is tried for murder of B by beating him with the club with intention to causing of death। A है, मर्डर, बी का मर्डर करने के लिए ट्राई करता है, उसे मारता है, उसकी इंटेंशन है कि वो मर जाए, उसका मर्डर करने की इंटेंशन होती है। एट ए ट्रायल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। ए बीटिंग विद द क्लब, ए ने बी को मारा, बी कॉजिंग डेथ बाय सच बीटिंग, मार मार खाने के कारण बी की मृत्यु हो गई। एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ, देखो इसमें क्या है, पहले मारा, कारण भी है और इंटेंशन भी है ना। मतलब उसकी मेंटालिटी भी है कि वो उसको मारना चाहता है, और रीजन उसने क्या बनाया, मारने का रीजन बनाया, मतलब पिटाई लगाई उसकी, ठीक है, ये चीज है। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे फैक्टिंग इशू हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ, फैक्ट आर इन इशू। ये सारे के सारे फैक्ट एक इशू में कन्वर्ट, पहले उसने मारा, क्यों मारा, क्या पर्पस था मारने का, ये जानना पड़ेगा। मारा, मारा ऐसा कि वो मर जाए, मारने की इंटेंशन से मारा या नहीं मारा, बस ऐसी जस्ट मान लो लड़ाई हो गई, हम लोग क्लब में गए, बैठ के हम लोग क्या बोलते हैं, जूस पी रहे थे, जूस पीते पीते सामने वाले को गुस्सा आया, उठा चाटा धर दिया, ऐसा थोड़ी। वो चाटा कैसा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है कि मारा एक चाटा, चलो ठीक है खत्म हो गई बात। चाटा ऐसा मारा कि एकदम मुक्के दे लाते दे घूसे, तो मतलब वो चाहता था कि वो मर जाए, तो उसने ट्राई किया उसके मर्डर करने की। अब कैसे चाहता था,
क्योंकि चाहता था, क्योंकि वो इंटेंशन आ गई वर्ड, अगर यहाँ पर इंटेंशन नहीं होती तो पता नहीं चलता कि उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो मारना चाहता है।